अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बड़े अच्छे से होंगे और अपनी ज़िंदगियों में बहुत अच्छा सा कर रहे होंगे। और बेटा, आपने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन भी किया होगा इस कोरोना की वबा की वजह से। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया बेटा, कोरोना के पेशेंट्स के लिहाज से। तो बेटा, इसलिए काइंडली ख़ुद भी ज़रा एहतियाती तदाबीर अपनाएं, अपने पेरेंट्स को भी कहें और रिश्तेदारों को भी कहें, क्योंकि बेटा आप पढ़े लिखे हैं, टाइम नहीं पता है। जो टेस्ट का टाइम है वो तकरीबन राउंड अबाउट 5 to 6 के बाद ही होगा। मैं आपको कंफर्म करके उसकी टाइमिंग बता दूंगा। ओके, चले अब आप ज़रा मेरी बात गौर सुने। मैं कहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक है बेटा, इवन हर टेस्ट के अंदर ही आ जाता है। जो जनरल एबिलिटी के जितने भी टेस्ट हैं, आप पीपीएससी का टेस्ट ले लें, आप एनडीएस का टेस्ट ले लें, आप किसी यूनिवर्सिटी का टेस्ट ले लें, तो ये टॉपिक से क्वेश्चन लाजमी आते हैं। अच्छा, एक चीज़ बेटा और गौर से सुननी है आपने। जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक परसेंटेज पढ़ा, हमने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीखा, फिर उससे रिलेटेड हमने कोई 10-12 क्वेश्चंस किए। तो बेटा हम किसी एक टॉपिक को इस हद तक ही कर सकते हैं। वो जो 10-12 हमने क्वेश्चंस किए, मैंने आपको साथ साथ बताया कि इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट किस तरह चेंज होगी और क्वेश्चन का मेथड वही होगा। हमने वो 10-12 मेथड किए थे। तो बेटा हम अगर परसेंटेज का टॉपिक शुरू कर दें ना, तो परसेंटेज का टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। हम 2 माह लगे रहे, 3 माह लगे रहे, क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम करते जाएंगे। उसको जितना मर्जी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। मैंने आपको उतने क्वेश्चंस कराए, उतने मेथड बताए जो इस लेवल तक आपको पूछे जाते हैं। ओके, और उसको हम ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो बाकी पोर्शन हमारा रह जाएगा। जैसे कि आपको पता है 16, 17 और आपका आफ्टर 15 ऑफ जुलाई आपके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, नस का भी और प्यास का भी। तो इसलिए जीकी का हो रहा है, सॉरी नस का, जीकी और प्यास का आपका टेस्ट हो रहा है। तो उस हवाले से हमने अपना सिलेबस को भी थोड़ा टच देना है, ताकि हम तब तक मैक्सिमम सिलेबस भी अपना कवर कर लें। ओके, तो इसलिए बेटा हम उसको ज्यादा एक्सपेंड, अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको करवाऊंगा। पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कॉन्सेप्ट के बाद मैं इससे रिलेटेड कोई आपको 10 से 15 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन मेथड से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और चीज नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास ये बुक नहीं है, सिलेबस नहीं है कि ये क्वेश्चन है यही पेपर में आने हैं। तो हमें मेथड्स को सीखना है, हमें क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना। ओके, मेथड को सीखना है। चलें बेटा, बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। होपफुली जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आप वो समझ गए होंगे कि हमने टॉपिक्स को रट्टा नहीं लगाना, हमने मेथड्स पे फोकस करना है। हर क्वेश्चन को हमने इस अंदाज से करना है कि इस तरह का क्वेश्चन चाहे 10 क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। ओके, चलिए अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते हैं। रेशियो क्या है बेटा? रेशियो की मेरे पास 2 डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन तो आप क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, दूसरी डेफिनेशन में जरा खुद से उसको मैंने बनाया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट मैं आपका बिल्ड कर सकूं। आपके पास है रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। पहली डेफिनेशन है आपके पास, रेशियो इज यूज्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज। जो रेशियो होती है वो हम यूज करते हैं 2 क्वांटिटीज के कंपैरिजन के दरमियान। जैसे हमारे पास रुपीज हैं, रुपीज को हम रुपीज में कंपैरिजन कर लेते जी, मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, तो इनका कंपैरिजन। हाइट है, हाइट का कंपैरिजन, अगर 2 स्टूडेंट्स खड़े हैं तो उन दोनों की हाइट का कंपैरिजन क्या है, उन दोनों के वेट का कंपैरिजन क्या है। इस तरह आप अपनी परसेंटेज का कंपैरिजन कर लेते हो। 2 स्टूडेंट्स एक ही परसेंटेज 80% है, एक की 85% है, उन दोनों का कंपैरिजन। किसी भी 2 क्वांटिटी का कंपैरिजन को आप रेशियो बोलते हो, और जो इन 2 क्वांटिटीज का आप कंपैरिजन कर रहे हैं उनका यूनिट सेम होना चाहिए। उनका यूनिट क्या होना चाहिए बेटा? सेम होना चाहिए। क्वांटिटीज का यूनिट विल हैव बी सेम। जिन 2 क्वांटिटीज को आप कंपैरिजन करने जा रहे हैं उनका यूनिट आपके पास होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब दूसरी डेफिनेशन जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बनाई है, रेशियो इंडिकेट्स
हाउ मैनी टाइम, हाउ मैनी टाइम्स वन नंबर contains another. Ratio indicates how many times a one number contains another. मतलब कि आपके पास एक नंबर 2 है, एक नंबर 8 है, दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन ही है, मगर रेशो इंडिकेट करता है कि ये नंबर कितने टाइम्स है इस नंबर के अंदर। आपके पास 2 जो है कितने टाइम्स है इस 8 के अंदर, तो आपको पता है वो कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। जब आप इसकी रेशो भी निकालते हो, देखो आपके पास क्या आता है 1:4, 2 कंटेन्स 4 टाइम इन 4। ओके, आपके पास रेशो क्या करती है, रेशो इंडिकेट्स करती है कि एक नंबर कितने टाइम्स दूसरे नंबर के अंदर कंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है 2:8, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 1:4 बनता है। मतलब जो 2 है 1 टाइम 4 जो 2 है वो 4 टाइम कंटेन्स करता है 8 के अंदर। ओके, ये प्रिसाइज थोड़ी सी डेफिनेशन ताकि आपको समझ आ सके। अब रेशो को लिखने के बेटा 3 मेथड हैं। रेशो को लिखने के आपके पास 3 मेथड है बेटा। वॉइस का कोई इशू नहीं है मोमिन बेटा, मेरी तरफ से अगर आप सिस्टम चेक करें जहां पे आप लेक्चर सुन रहे हैं वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो, मेरी तरफ से वॉइस का कोई इशू नहीं है। चले नेक्स्ट बेटा, रेशो को लिखने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। एग्जाम्पल से देखता हूं जी, एग्जाम्पल लेता हूं जी। मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास 20 रुपए हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपए है और आपके पास क्या है 20 रुपए हैं। तो इसको कैसे लिखा होगा रेशो की फॉर्म में, 10:20, 10:20। आपने रेशो, हमने कंपैरिजन करना है मेरे पैसों का आपके पैसों के साथ। अब जरा गौर से बात सुनिए, कोई टेक्निकल चीज स्टार्ट होने लगी है, कोई क्वेश्चंस के अंदर ये वर्डिंग आनी है। क्या जी, हमने कंपैरिजन करना है मेरे पैसों का आपके पैसों के साथ। मेरे पास 10 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, तो हम लिखेंगे 10:20। अगर उल्ट कर ले इसको, हमने कंपैरिजन करना हो आपके पैसों का मेरे पैसों के साथ, तो हम इसको लिखेंगे 20:10। दोनों बातें समझ आई हैं बेटा? क्या जी, जब आपने मेरे पैसों का कंपैरिजन करना है अपने पैसों के साथ तो 10 पहले आएगा, मेरे पैसे पहले आएंगे, आपके पैसे बाद में आएंगे। और लिखने का मेथड 10:20। अगर हमने आपके पैसों का कंपेयर करना हो मेरे पैसों के साथ तो हम इसको लिखेंगे 20:10। ओके, अब जिस चीज का आपने कंपैरिजन करना है वो आप शॉर्ट फॉर्म के अंदर, जिस चीज का आपने कंपैरिजन करना है उसको आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है, जिससे आपने कंपैरिजन करना है उसको आपने राइट साइड पे लिखना है आसान फॉर्म के अंदर। दोबारा रिपीट करता हूं, जिसका आपने कंपैरिजन करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, और जिसके साथ कंपैरिजन करना है वो आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। पहला मेथड रेशो को लिखने का, 3 मेथड्स हैं आपके पास रेशो को लिखने के। पहला मेथड आपके पास हो गया जी, हम इस फॉर्म में लिखते हैं 10:20 या फिर 20:10। दूसरा मेथड है रेशो को लिखने का बेटा, आप इसको लिख लेते हो जी 10/20 और इसको लिख लेते हो आप 20/10। आप देखो कितना जरूरी है इस चीज को समझना, पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा, क्योंकि हमने इसको डिवीजन में लिखना है। अगर आप 20 पहले लिख देते 10 को बाद में लिखते तो बात ही उल्ट हो जाती। हम कंपैरिजन कर रहे हैं मेरी पैसों का आपके पैसों के साथ, तो अगर हम पहले 20 लिख देते तो कंपैरिजन क्या बन जाता, आपके पैसों का मेरे पैसों के साथ। तो इसलिए यह चीज बड़ी जरूरी है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है और राइट हैंड साइड पे आपने क्या लिखना है। ये आपके पास दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा मेथड आपको पता है डिवीजन के अंदर चीजें पड़ी हो
तो आप इसको लिख लेते हो जी 10:20 और ये आपके पास आ जाएगा जी 20:10। होपफुली तीनों मेथड आप सब बच्चों को क्लियर है कि हम रेशो को किस किस फॉर्म में लिखेंगे और किस तरह लिखेंगे। ये इस टू वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी। सारे बच्चों को क्लियर है तो मुझे बताएं, फिर हम प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। रेशो का कॉन्सेप्ट यहां तक ही है, इतनी चीजें ये आपने सीखनी है। रेशो होता क्या है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। इसका कोई यूनिट इसका यूनिट सेम, जिन दो क्वांटिटीज का यूनिट सेम हो हम उनका ही कंपैरिजन कर सकते हैं। और तीसरी बात, इसका कोई यूनिट नहीं होता है आपके पास, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रेशो हैज नो यूनिट्स। और दूसरी डेफिनेशन, रेशो इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स वन नंबर कंटेन्स अनदर। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। और तीन तरह हम रेशो को लिख सकते हैं, ये भी सब बच्चों को क्लियर है। चलें जी, मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी हमें क्लियर है, तो बेटा अब हम मूव करेंगे हैं जी। साइड बेटा थोड़ा सा वेट करें, एमसीक्यूज ही हमने करने हैं। चलें बेटा, आप सबको क्लियर है तो हम नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपके पास क्या है? वहां बेटा यूनिट सेम मींस अगर आपने कंपैरिजन करना है जी, मेरे पास 10 रुपीज हैं और आपके पास 20 पैसास हो, तो हम इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। या तो ये भी पैसास में कन्वर्ट करना होगा या ये भी रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। सेम इस तरह अगर आपके पास हाइट है, मैं कहता हूं जी मेरी हाइट है 10 फीट और दूसरे के स्टूडेंट की फीट है 20 मीटर, तो हमें इन दोनों के यूनिट भी पहले सेम करने होंगे, फिर हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके जी अहमद बेटा, जिन दो क्वांटिटीज की आपके पास यूनिट सेम होंगे उनको तो हम कंपैरिजन कर लेंगे। जब आप कंपैरिजन करोगे तो वो यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अभी हमने बात की थी, मेरे पास 10 रुपीज है, इसकी रेशो लेनी है जो आपके पास 20 रुपीज है। यह आ जाएगा आपके पास 10/20, 10 रुपीज ओवर 20 रुपीज। रुपीज से कैंसिल 1/2। देखें कोई यूनिट नहीं आया, दोनों का सेम यूनिट होगा तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं। और उसके बाद कंपैरिजन करने के बाद आपके पास उनका यूनिट नहीं बचेगा। रेशो जो क्वांटिटी है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि यूनिट्स आपस में कैंसिल हो जाने हैं। वहां बेटे का क्वेश्चन और अहमद बेटे का क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा इस वक्त, और मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दें। तो नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जी प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या चीज है हमारे पास, किस ब्लॉ का नाम है? प्रोपोर्शन है बेटा व्हेन वी कंपेयर टू रेशोस। प्रोपोर्शन के अंदर हम दो रेशोस को कंपेयर करते हैं। प्रोपोर्शंस इसमें क्या है जी, व्हेन वी कंपेयर स्पेलिंग रॉन्ग लिख दिए बेटा। व्हेन वी कंपेयर टू रेशोस, when we compares two ratios, ratios is known as proportion। आपके पास बेटा प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन के अंदर हम दो रेशोस को कंपेयर करते हैं। हम रेशो के अंदर दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, प्रोपोर्शन के अंदर हम दो रेशोस को कंपेयर करते हैं। और दो रेशोस का कंपेयर करने का मतलब क्या है? चेक इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस। चेक इक्वालिटी ऑफ टू रेशोस। दोबारा रिपीट करता हूं, रेशो के अंदर हम दो क्वांटिटीज को
कंपेयर करते हैं। प्रोपोर्शन के अंदर हम दो रेशोस को कंपेयर करते हैं, दो रेशोस को लेके उसकी इक्वालिटी को चेक करते हैं कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। अगर एक रेशो 2 टाइम्स है तो दूसरी रेशो कितने टाइम्स है, उसकी रेशोस को हम चेक करते हैं प्रोपोर्शन के अंदर। इसको लिखने का तरीका क्या है, अगर आपके पास एक रेशो है जी 3:6 और सेकंड रेशो है आपके पास 15:3 30, तो इसको लिखने का मेथड यह है प्रोपोर्शन का, आप ये 4 डॉट डालते हो और इसका सॉल्व कैसे करते हो, ये आपके पास आ जाएगा जी 3/6 इक्वल्स टू 15/30। देखें ये भी आपके पास 1/2 है और ये भी आपके पास क्या है 1/2 है। देखें जी आपके पास ये 3:6 था और ये आपके पास 15:30 है। जब हमने इसकी प्रोपोर्शन निकाली तो दोनों रेशोज इक्वल आ गई। हम प्रोपोर्शन के थ्रू दो रेशोज की इक्वालिटी को ही चेक करते हैं कि जो दो रेशोज हैं वो इक्वल है या इक्वल नहीं है। दूसरा देखिए बेटा, आपने रेशोज के अंदर नंबर पे नहीं जाना। देखें यहां पे कितने छोटे नंबर हैं 3 और 6, यहां पे इसकी बनिस्बत बड़े नंबर है आपके पास 15 और 30, मगर जब हमने दोनों की रेशो निकाली तो आपके पास देखें कि आ गई है सेम आ गई है। प्रोपोर्शन के अंदर क्या करते हैं, हम दो रेशोज की इक्वालिटी को चेक करते हैं। एग्जांपल आपके सामने है। नेक्स्ट बेटा आपके पास प्रोपोर्शंस दो तरह की होती हैं, एक होती है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरी होती है आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन। हम पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करेंगे, तो जो भी चीज कॉन्सेप्ट में नया करवाता हूं मेरी कोशिश होती है उसको डिफाइन करके आपके सामने लिखूं ताकि आप अगेन रीड करो तो हूबहू आपको तैयार हो जाए। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, इफ वन क्वांटिटी increases, the other quantity also increases, or if one quantity decreases, the other also decreases। डायरेक्ट प्रोपोर्शन आपके पास क्या है कि अगर बेटा एक क्वांटिटी इंक्रीज करे तो दूसरी भी उसके लिहाज से इंक्रीज करेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे तो दूसरी भी उसके लिहाज से क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आपके पास एक क्वांटिटी इंक्रीज करी है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके लिहाज से इंक्रीज करनी चाहिए। अगर एक क्वांटिटी उसके लिहाज से डिक्रीज की है तो दूसरी क्वांटिटी भी उसके लिहाज से डिक्रीज करनी चाहिए। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसकी कुछ यूं है मेरे पास। एग्जांपल, if 3 apples cost ₹10, what do 6 apples cost? कहता है कि आपके पास 3 एप्पल की ₹10 है तो 6 एप्पल्स की क्या होगी, उसकी प्राइस क्या होगी। अगर 3 एप्पल की कॉस्ट 10 है तो 6 एप्पल्स की कॉस्ट कितनी है। अब यहां से बेटा आपने बात देखनी है। सईद बेटा जरा गौर से मेरी बात सुने। यहां पे जब मैं पढ़ा रहा हूं तो काइंडली ना किया गया, सारी मेरी डाइवर्जन आपके कमेंट की तरफ चलेगी। जब मैं क्वेश्चन कहता हूं बेटा तब आप कर लिया करें काइंडली, ठीक है। देखिए मैं पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट दे रहा था, अंदर आपने इंटरप्शन कर दी। अगर मैं आपके क्वेश्चन का ना पढ़ता, क्वेश्चन का आंसर ना करता, आप मुझे रिव्यूज में कहा सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया,
तो काइंडली बेटा जब मैं पढ़ा रहा हूं तो तब जरा क्वेश्चन पे ना किया गया, जब मैं कहूं क्लियर है तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जब मैं पूछूं क्वेश्चन है तो तब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं काइंडली, ठीक है बेटा। तो जरा यहां सुनिएगा, अब आप हम बात कर रहे थे, इफ 3 एप्पल्स कॉस्ट ₹10 व्हाट डू 6 एप्पल्स कॉस्ट। अगर 3 एप्पल्स की प्राइस जो है आपके पास ₹10 है तो 6 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी। अब एक चीज आपने गौर से सुननी है, जो चीज आपने फाइंड करनी है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। और मैंने आपको रेशो के कॉन्सेप्ट में शुरू में यही बताया है कि जो चीज फाइंड करनी है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, और जो आपके पास मौजूद है उसको आपने राइट हैंड साइड, या जिसको फाइंड नहीं करना उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है। अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट, तो कॉस्ट को हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। कॉस्ट किस में है, रुपीज में है, तो हम यहां लिख देते हैं जी रुपीज। रुपीज रेशो एप्पल्स है तो आपके पास आ गया जी एप्पल्स। 10 रुपए के कितने एप्पल आते हैं जी 3। कहता जी व्हाट डू 6 एप्पल कॉस्ट, हमने 6 एप्पल की कॉस्ट बतानी है। अब एरो लगाना सीखना है बेटा आपने, जो चीज आपने फाइंड करनी है उस पे तो आपने आओ देखा ना ताओ एरो ऊपर की तरफ लगा देना है, सिंपल एरो ऊपर लगा देना। ये चीज हमने फाइंड करनी तो एरो ऊपर लग गया। अब देखें आपके पास पहले कितने एप्पल थे, 3 थे, अब कितने हैं जी 6 है। पहले प्राइस 10 थी तो अब प्राइस कितनी होगी। आपकी अकल क्या कहती है, प्राइस ज्यादा होगी कि कम होगी। ओके, आपकी अकल बेटा मुझे यकीनन यही कहेगी कि 3 एप्पल की अगर कीमत 10 है तो 6 की कीमत ज्यादा ही होगी। तो देखें एप्पल ज्यादा हुए तो पैसे भी हो गए ज्यादा, तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी इंक्रीज करेगी, या फिर एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज करेगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है। आप एरो यहां पे भी लगा देंगे ऊपर की तरफ। अब इसको आपने इक्वालिटी में कैसे चेंज करना है, जहां से एरो स्टार्ट हुआ है इसको आपने लिखना है ऊपर, जहां पे एरो का हेड है वो नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 6/3। क्या बेटा करना है, टेल को ऊपर लिखना है, हेड को नीचे लिखना है। ओके, अब इसको सॉल्व करें, आपके पास आएगा 3x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10, आएगा x इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10/3, 3 to the 6, x इज इक्वल्स टू 20 रुपीज। आपके पास 6 एप्पल की प्राइस कितनी आ गई जी 20 रुपीज आ गई। जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताएं, सारे बच्चों को डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ आया है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है और प्रोपोर्शंस क्या है। सर प्रोपोर्शन में ये क्वालिटी है या इक्वालिटी? क्वालिटी है, क्वांटिटी है बेटा, ना क्वालिटी है ना इक्वालिटी है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी मिकदार। सही बेटा कहा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन सिंपल, तो बेटा डायरेक्ट प्रोपोर्शन जी बिल्कुल आप सही कहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो हमने कर लिया, अब इनवर्स प्रोपोर्शन हम सीखेंगे। जल्दी से बताएं, अभी तक आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझ आ गया है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की एग्जांपल समझ आई है? नहीं बेटा, जब इनवर्स की बात होगी तो आपका एरो चेंज भी होगा रुकमान, हर दफा एरो ऊपर नहीं आएगा। जो चीज हमने फाइंड करनी है वहां पे एरो हमेशा ऊपर ही आएगा। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं जी इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है आपके पास और उसकी एग्जांपल करेंगे हम। इनवर्स प्रोपोर्शन में कहता है, या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन, ये क्या होता है जरा लिखें डेफिनेशन, डेफिनेशन लिख लिया करें बेटा। आपके पास है जी, इफ वन क्वांटिटी, if one quantity increases the other
the other quantity decreases, the other quantity decreases, or if one quantity decreases, the other quantity increases. बेटा अब आपके पास है जी इनवर्स प्रोपोर्शन या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें कहता है इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज की है, द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, अगर एक ने इंक्रीज किया है तो दूसरा डिक्रीज कर गया है, या फिर अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी इंक्रीज कर रही है, दोनों आपस में उलट है। डायरेक्ट में क्या था, अगर इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज, अगर डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज। मगर आपके पास इनडायरेक्ट और इनवर्स में क्या है कि अगर एक चीज इंक्रीज की है तो दूसरी डिक्रीज कर जाएगी, अगर एक चीज आपकी डिक्रीज की है तो दूसरी का कर जाएगी आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं बेटा। एग्जांपल है आपके पास इफ 16 मैन, एग्जांपल है आपके पास इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस, can build a house in 20 days, in how many days? In how many days 8 men build it? अब क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस, अभी एक हैदर बच्चे का कमेंट है सर प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या, तो बेटा अभी जो मैंने यहां से रेस करके इसको लिखा तो आपके पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन ही लिखी हुई थी। काइंडली था लेक्चर को जरा बेटा फोकस होकर सुने और जाग के सुने। इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज, कहते हैं जी अगर 16 बंदे 20 दिन के अंदर एक घर बनाते हैं, इन हाउ मैनी डेज 8 मैन बिल्ड इट, कितने दिनों में 8 बंदे घर बनाएंगे। अब देखें सबसे पहले आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी डेज, आपने डेज फाइंड करने हैं। जो चीज फाइंड करनी है वो किधर आनी है, लेफ्ट हैंड साइड पे आनी है। तो हम इसको लिखेंगे जी, आपके पास आएगा जी यहां पे आ जाएगा डेज, और है क्या आपके पास मैन। अब देखो 16 मैन घर बनाते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। कहता है जी 8 बंदे घर कितने दिनों में बनाएंगे। अब जो चीज तो आपने फाइंड करनी है उसमें तो आपने एरो लगाना है ऊपर, कोई चीज नहीं देखनी, कुछ नहीं समझना, आपने एरो लगा देना है बेटा ऊपर। अब सेकंड एरो कैसे लगाना है देखें जरा आप। कहता है जी आपके पास 16 बंदे घर बनाते हैं 8 दिनों में, सॉरी आपके पास 16 बंदे घर बनाते हैं 20 दिनों में, 8 बंदे कितने दिनों में घर बनाएंगे। आप खुद ही देख लें, अगर 16 बंदे 20 दिनों में घर बनाते हैं, बंदे कितने हो गए आपके पास, कम हो गए हैं। तो जब बंदे कम होंगे तो दिन लगेंगे ज्यादा, एक चीज कम होगी दूसरी चीज होगी ज्यादा। तो ये कौन सा रिलेशन है आपके पास, इनडायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, या फिर आपके पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। एरो लगेगा उल्ट, एरो लग जाएगा उल्टा। दोबारा बात सुने, अगर 16 बंदे 20 दिनों में घर बनाते हैं तो देखें बंदे उसने काम कर दिए, 8 बंदे कितने दिनों में घर बनाएंगे। बंदे कम हो गए तो खुद ही आप माइंड आपका सोच सकता है, बंदे कम होंगे तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, ये इनवर्स प्रोपोर्शन बन जाएगा। इसको आप लिखने का तरीका, आपने क्या करना है जी, टेल ऊपर हेड नीचे, टेल ऊपर हेड नीचे।
सोल्व कर लें जी। 8x इज इक्वल, यहाँ x इधर रहने दें, x इज इक्वल टू 16 इंटू 20/8, 8 टू द x इज इक्वल टू 40 डेज, 40 दिनों में घर बनेगा जी। ओके, जल्दी से बताएं बेटा, आपको दोनों प्रोपोर्शन की टाइप समझ आ गई हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या प्रोपोर्शन और रेशो। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा रेशो एंड प्रोपोर्शन का। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए और आपको पता चल जाए कि आपके लेवल तक किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब मुझे बेजा बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से मुझे डन करें ताकि हम अब क्वेश्चंस की तरफ मूव कर सकें। जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएं, सारे बच्चों को रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पढ़ी है या जिन्होंने सिंध बुक बोर्ड पढ़ी है या केपी के पढ़ा है बेटा, उनको अपनी 7वीं और 8वीं क्लास याद आ रही होगी। ये बातें सिर्फ 7वीं और 8वीं क्लास की हैं जिनको हम रट्टा मारते हैं और सोल्व कर जाते हैं। और देखिए यही चीजें आप आगे आपको डिफिकल्टी फील होंगी जब क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा आप कहोगे ये किस चीज का बुला है, एफएससी का मैथ तो इससे आसान है। वजह क्या बनेगी, आपने तब चीजों को रट्टा लगाया होगा और अच्छे तरीके से नहीं सीखी होंगी। चलिए बेटा जी, क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 है आपके पास, प्रॉब्लम 1, द रेशो ऑफ 2/5 to 4/5 इज। ऑप्शन आपके पास है जी, ए ऑप्शन है आपके पास 1 to 3, बीटा ऑप्शन है आपके पास 1 to 2, चार्ली ऑप्शन आपके पास है जी 2 to 3 एंड डेल्टा ऑप्शन आपके पास है 1 to 5। कहते हैं जी रेशो ऑफ 2/5 to 4/5। हमने रेशो बतानी है 2/5 की 4/5 के लिहाज से, तो आपके पास आएगा जी 2/5 रेशो 4/5। ओके, अब रेशो कहता है जिसको डिवाइड में लिख लो, 2/5 डिवाइडेड बाय 4/5। देन फ्रैक्शन का रूल यूज करें, आपके पास 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5/4। 5 से कैंसल, 2 जा 4, 1/2। और इसको लिखने का तरीका 1:2। ऑप्शन कौन सी आपके पास, बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबसे आसान एग्जांपल से मैंने स्टार्ट किया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकूं बेटा। जब तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा ना, तब तक चीजों को करने का कोई फायदा नहीं है, समझने का कोई फायदा नहीं है। जरा एक मिनट दीजिएगा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इफ 2 pencils cost प्रॉब्लम नंबर 2, if 2 pencils cost 40 paisas, how many pencils can you purchase? How many pencils can you purchase for ₹40? अल्फा है आपके पास 100, बीटा है आपके पास 150,
चार्ली है आपके पास 200 और डेल्टा है आपके पास 250। अब क्वेश्चन के में क्या है आपके पास जी अब्दुल मोहमीन बेटा, मेरे पास कोई जगह नहीं थी जहां मैं बैठ के पानी पी सकता यहाँ, क्योंकि स्टूडियो के अंदर कोई चेयर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खड़ा होना और बोर्ड है सामने। ओके, इसलिए मैं बैठा नहीं। प्रॉब्लम नंबर 2 है आपके पास, इफ 2 पेंसिल्स कॉस्ट 40 पैसाज, हाउ मैनी पेंसिल्स कैन यू परचेज फॉर ₹40। अब हमने फाइंड क्या करना है, पेंसिल्स को फाइंड करना है। जिस चीज को फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी। लिख लें जी, यहां पे आ गया आपके पास पेंसिल्स, रेशो आपके पास है जी, कॉस्ट है, पैसाज है, पैसाज लिख लेते हैं, पैसाज लिख ले। कहता है जी 2 पेंसिलें जो हैं आपके पास वो आती हैं 40 पैसाज में, तो 40 रुपीज में कितनी आएंगी। अब देखें 40 रुपीज लिखा है, पहली जो क्वांटिटी है वो पैसे रुपीज पैसेज में है, यहां पे ये रुपीज का दे दिया, तो हमें यहां तो पैसाज को रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा या रुपीज को पैसाज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। अब देखें कन्वर्ट किस तरह करेंगे। 1 रुपीज आपको पता है कितने 100 पैसाज होते हैं, 1 रुपए के अंदर 100 पैसाज आपके पास होते हैं, तो 40 रुपीज में कितने होंगे। आप 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 40 के साथ, कितना आएगा आपके पास बेटा जी 4000 पैसाज आपके पास आ जाएंगे। तो यहां पे आपके पास क्या आएगा जी 4000। ओके, 1 रुपए के अंदर 100 पैसाज, तो 40 रुपीज के अंदर कितने आएंगे, आप 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4000 पैसाज। अब हमने अपनी क्वांटिटी का जो आपके पास स्केल था, जो यूनिट था, वो हमने सेम कर लिया। अब हमने आपको मैंने बताया जिसको फाइंड करना है वो तो एरो गया ऊपर। अब देखें क्या है, 2 पेंसिलें आती हैं 40 रुपीज में, 40 रुपीज की 2 पेंसिलें ली तो 4000 की कितनी आएंगी। पैसे भी बड़े, पेंसिलें भी आपको पता है बड़े, तो आपके पास एरो लगेगा ऊपर। अब इसको सोल्व कर लें, x/2 इज इक्वल्स टू 4000/40, x इज इक्वल्स टू 4000/40 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 0 से कैंसल, ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 और 200, x इज इक्वल्स टू 200, बीटा चार्ली इज द राइट ऑप्शन। जी बेटा सबको क्लियर कि कितनी आपके पास पेंसिलें आएंगी। एक चीज यहां से बात लगी कि आपने यूनिट्स को सेम करना होता है, यूनिट सेम करना बेटा बहुत जरूरी है। अब इसकी जो हम प्रॉब्लम करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और मोस्ट रिपीटेड प्रॉब्लम ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन। ओके, अब ये चीज याद रखिएगा, इससे रिलेटेड आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो पैसे की जगह बैग्स लिख दे, बैग्स प्राइस चेंज कर दे, वो पैसे का रजिस्टर लिख दे, वो रबर लिख दे, वो शार्पनर लिख दे, वो बुक्स लिख दे, वो टेबल्स लिख दे, वो स्टूल्स लिख दे। आपके पास इस तरह के 1000 ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे। कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। ओके, नेक्स्ट बेटा जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एंट्री टेस्ट, ऑफ एनटीएस टेस्ट, नस टेस्ट, जीके टेस्ट, प्यास टेस्ट और पीयूसीआईटी। अब अनफॉर्चुनेटली पीयूसीआईटी का टेस्ट तो हो नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या है आपके पास, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 है जी, इफ x रेशो y is equals to 2:7 and y ratio z is equals to 3:11, what is the value of x ratio y ratio z? अल्फा ऑप्शन है 6:11:77, बीटा ऑप्शन है आपके पास 30:49:60,
चार्ली ऑप्शन है आपके पास 5:21:52 और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 2:3:5। अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बताए कि आप बता सकते हो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे। ये 8 क्लास के अंदर बड़ा मशहूर क्वेश्चन होता था और तब आपको बड़ा आसान लगता था। किसी बच्चे को ये याद है कि ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? जरा आपका टेस्ट भी थोड़ा सा लूं कि आपको बचपन में आपने कितने अच्छे तरीके से स्टडी की हुई है। जी, कोई बच्चा बता सकता है बेटा कि किसको किस तरह सॉल्व करेंगे? चले, मुझे लगता है कि कोई नहीं बता सकता, इसलिए कोई कमेंट भी नहीं कर रहा। देखें भी, आपने x रेशो y रेशो z फाइंड करना है, तो लिखें यहां पे x रेशो y रेशो z। आपके पास x रेशो y क्या है? 2:7 लिख लें यहां पे, 2:7। y रेशो z कितनी है? 3:11 यहां पे लिख लें, 3:11। अब आप इसको सोल्व कैसे करोगे? जरा गौर से बात सुननी है। हम क्या करेंगे, इसको 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 3 21 आ जाएगा। और देन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 77 आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करना है। किस तरह करेंगे बेटा? आप इस तरह इसको सीक्वेंस में लिखोगे, x रेशो y रेशो z में x रेशो y आपके पास थी 2:7, y रेशो z आपके पास थी 3:11। यहां पे x के नीचे किस तरह लिखोगे? इस 2 को इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, सेंटर में आप सेंटर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करके, इस तरफ आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। एक तो हो गया मेथड ये वाला। अब क्या होता है, अक्सर औकात बच्चे भूल जाते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। उसको बोलने से बचने के लिए एक मेथड मेरे पास और है। आपके पास है जी x रेशो y रेशो z। आपके पास x रेशो y है जी 2:7 और आपके पास ये है जी 3:11। अब एरोस के बगैर आप चीज को किस तरह सोल्व करोगे? देखें भी, आप क्या करें, इस पॉइंट पे देखें, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। इसके साथ आप यहां पे भी 3 लिख लें। यहां पे देखें इस बोर्ड पे, इसके साथ क्या लिखा हुआ है? 7, तो यहां पे लिख लें 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, 7 3 21, 11 7 77। अब दोनों मेथड जहां तो आप एरोज लगा कर लें, अगर एरोज भूलता है तो आप इस तरह कर लें। दोनों मेथड क्लियर बेटा? ऑप्शन कौन सी आपके पास आई है? अल्फा इज द राइट ऑप्शन। क्लियर बेटा सबको? जल्दी से बताएं। आपने तो मुझे नहीं बताया, मैंने आपको सिखा दिया। बताएं जी, याद आया आपको? 8 क्लास के अंदर भी इस तरह के सवाल होते थे और आप इस तरह सोल्व करते थे उनको। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा फॉर द एंट्री टेस्ट। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ी सी क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन आने लगी है, जरा ध्यान से सुनना है आपने चीजों को। प्रॉब्लम नंबर 4 है आपके पास। पहले प्रॉब्लम लिख लें बेटा, स्टेटमेंट लिखें इसकी। आपके पास है इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स आर in the ratio of 5:6 if the class contains 77 students, how many additional boys
boys would have to enroll to make the ratio of boys to girls 1:1। अब क्वेश्चन आपने सीखना है। अब आपने बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सीखना है। जी बेटा ये ऑप्शन मैंने यहां पे रॉन्ग लिख दी है, ऑप्शन यहां पे 21 नहीं है। बिल्कुल अबू बकर बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, यहां पे आपके पास 21 आता है, 11 नहीं आता है। जी वजाहत बेटा, अबू बकर बेटा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये कहीं टाइपो मिस्टेक होगी बेटा, ये 21 ही आता है। ओके चले, मैंने चाय भी पी ली। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले स्टेटमेंट को सीखना है आपने। इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशो ऑफ 5:6। एक क्लास है जिसके अंदर बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो है 5:6 है। ओके साथ साथ जो चीजें हैं हमारे पास वो भी हम लिख लेते हैं। इफ द क्लास कंटेन्स 77 स्टूडेंट्स, जो टोटल स्टूडेंट हैं आपके पास, टोटल स्टूडेंट्स वो आपके पास है जी 77। नेक्स्ट आपके पास है हाउ मैनी एडिशनल बॉयज वुड हैव टू इनरोल टू मेक द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स 1:1। कहता है जी आपके पास बॉयज और गर्ल्स की रेशो 5:6 है, टोटल स्टूडेंट 77 है, कितने बॉयज को और इनरोल किया जाए कि आपके पास बॉयज और गर्ल्स की जो रेशो है 1:1 हो जाए। मतलब जितने बॉयज हो उतने ही आपके पास गर्ल्स हो जाएं, या जितनी गर्ल्स हैं उतने ही आपके पास बॉयज हो जाएं। तो हमारे पास बॉयज और गर्ल की कंडीशन थी जी 5:6, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हो गए जी 77। टोटल रेशो निकालें, मेथड सीखेंगे भी बेटा। टोटल रेशो आपके पास क्या है इसकी जी 5 + 6 = 11। टोटल रेशो आपके पास क्या आ गई है 11 आ गई है। अब अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कितने बॉयज है 77 में और कितने गर्ल्स हैं 77 में, और गर्ल्स जितनी होंगी उतनी तादाद बॉयज की करने के लिए हम उतने बॉयज उसमें ऐड कर देंगे। जरा दोबारा सुने बेटा, हमें बॉयज और गर्ल्स इक्वल करने के लिए 1:1 करने के लिए हमें पता चलना चाहिए कि बॉयज की कितनी तादाद है इन 77 में और इस 77 में गर्ल्स की कितनी तादाद है। अगर हमें बॉयज और गर्ल्स की तादाद पता लग जाए तो जितनी गर्ल्स हमारे पास होंगी, जितने बॉयज हमारे पास होंगे, जितने बॉयज कम होंगे गर्ल्स से उतने बॉयज ऐड कर देंगे तो आपके पास दोनों की रेशो 1:1 हो जाएगी। तो नंबर ऑफ, हम पहले बॉयज पता करते हैं कितने हैं जी, और नंबर ऑफ गर्ल्स पता करते हैं हमारे पास कितने हैं जी। नंबर ऑफ बॉयज, जरा फॉर्मूला देखिएगा, टोटल स्टूडेंट इनटू बॉयज की रेशो ओवर टोटल रेशो। ये आपके पास आ जाएगा 11, 7 दा 7, 5 दा 35। ये नंबर ऑफ बॉयज आ गए। नंबर ऑफ गर्ल्स किस तरह फाइंड करेंगे आप? नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास टोटल स्टूडेंट्स इनटू रेशो ऑफ गर्ल्स ओवर टोटल रेशो 7, 7, 6 दा 42। अब आपके पास जो गर्ल्स हैं वो 42 हो गई हैं और जो आपके पास बॉयज हैं वो आपके पास 35 है। कितने बॉयज हमें और चाहिए? गर्ल्स रेशो बॉयज, गर्ल्स 42, बॉयज 35। कितने बॉयज हमें और ऐड करने पड़ेंगे जी? 7 बॉयज हमें और ऐड करने पड़ेंगे तो 42 रेशो 42 होगा और 1:1 आपके पास आ जाएगा। आंसर में आपके पास आ जाएगा जी 7 बॉयज। ऑप्शन मैंने लिखी क्योंकि टाइम का जाया हो रहा था,
तो 7 बॉयज आपके पास आंसर में आ गया कि 7 बॉयज अगर हम और इनरोल कर ले तो आपके पास गर्ल्स और बॉयज की रेशो सेम हो जाएगी। जी बेटा, सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ आया है? सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ आ गया है बेटा? अब यहां पे आपके पास इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? वो रेशो चेंज कर देगा, स्टूडेंट चेंज कर देगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही रहेगी, तो आप आसानी से चीजों को फाइंड कर लोगे। पहले आप उसकी टोटल रेशो निकाल लोगे, टोटल स्टूडेंट निकाल लोगे और बॉयज और गर्ल्स को निकाल के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक होगा बेटा? आप मुझे बताओ, सब बच्चों को बैटरी लो, सारे बच्चों को क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है? तो आपने लेक्चर के एंड पे रिव्यूज देना नहीं भूलना है बेटा। रिव्यूज आपने लाजमी देने हैं। जी अर्गुमान बेटा, मोबाइल पे ऑप्शन नहीं है, आप सिस्टम पे यूज किया करें, लैपटॉप के ऊपर या अपने सिस्टम के ऊपर, तो आपको और इसकी बहुत सी स्पेसिफिकेशंस भी मिलेंगी कैंपस की। ओके, मोबाइल पे कुछ ऐसी चीजें जो शो नहीं होती हैं। चलो बेटा, लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। लेक्चर के बारे में अपने रिव्यूज आपने लाजमी देने कि आपको रेशो और प्रोपोर्शन का टॉपिक किस तरह का लगा और कितनी % आपको इसकी समझ आई है। ओके, हम अपनी क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह 3 बजे की क्लास में मुलाकात करेंगे। वहां पे भी हमने आज बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 के हवाले से हमने बात करनी है। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स 3 बजे हम मिलते हैं। अब हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं। कल तक के लिए स्टूडेंट्स, कल तक के लिए नहीं, शाम 3 बजे तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।